So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. So, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थफॉर्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो अर्थफॉर्म हमारे पास होता है उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह का है, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह का है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है और उसके अंदर जो ऊतक बाद में बनता है या जिसको हम कुकून कह सकते हैं इसके अंदर, वो किस तरह से इसके अंदर बनता है। कुकून एग्जैक्ट कुकून नहीं कह सकते, लेकिन उसी की तरह थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर बनेगा। सिंपली अगर हम देखें तो दोनों के हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, उसके बाद कॉप्यूलेशन का प्रोसेस इसके बाद देखेंगे हम। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और इसके अंदर आपको जो है लगभग सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। यहाँ से आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी क्लियर हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी क्लियर हो जाएगा, कॉप्यूलेशन वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और जितनी भी इसकी फिजियोलॉजी है, किस किस तरह से इसके अंदर होगा रिप्रोडक्शन, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। सो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं 2 वीडियो और भी अर्थफॉर्म के अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल के ऊपर चेक कर सकते हो। सो इससे पहले मैंने अर्थफॉर्म के सर्कुलेटरी सिस्टम को, और उससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के पहले जो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है अर्थवॉर्म का, उसको भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन उसकी भी की हुई। चैनल के अंदर आपको प्लेलिस्ट में वो वाला वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने डिटेल में एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रीडिया के बारे में, अलग अलग टाइप के नेफ्रीडिया के बारे में बताया हुआ है। वहाँ से वो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो चलिए आते हैं अपने आज के टॉपिक के अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। सो इससे पहले कि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर आए, छोटी सी इंट्रोडक्शन इसकी मैं आपको दे दूं। जैसा कि आपको पता है कि जो अर्थवॉर्म हमारे पास है वो हमारे पास फाइलम एनिलिडा का एक ऑर्गेनिज्म है। फाइलम एनिलिडा के अंदर इसको क्यों रखते हैं? क्योंकि इसके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाई जाती है। आप देखते हैं कि इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो सेगमेंटेड फॉर्म में हमारे पास मिलती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम फाइलम एनिलिडा के अंदर इसको रखते हैं। दूसरा, इसकी क्लास अगर देखी जाए तो ओलिगोकेटा है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का हेड नहीं होता है और किसी भी टाइप के पैरापोडिया यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए इसको हम ओलिगोकेटा के अंदर रखते हैं। दूसरा, इसमें सिट्टे भी प्रेजेंट होते हैं। सो जो इसकी, चलो उसको बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। सो ये था। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो आज का हमारा मुद्दा होने वाला है ना। तो देखिए आज का टॉपिक हमारा क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे पास अर्थवॉर्म होता है वो किस तरह से नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, जो भी मैंने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखा है, पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, इसको आपने अभी बस आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो उसका ऊपर ऊपर से। जब जो भी मैंने ये वाला लिखा हुआ है, इसके लिए मैं आपको लास्ट में जब कैमरा आगे ले आऊँगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट बेटर तरीके से ले लेना, क्योंकि आपका जब आप स्क्रीनशॉट लोगे तो इसका ठीक तरीके से फोकस नहीं आ पाएगा। तो आप ऊपर ऊपर से जो है ऊपर वाले पोर्शन का इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जब आप नोट्स बनाए तो बीच में मैं कुछ लिख लूँ तो उससे डिस्ट्रैक्शन पैदा ना हो आपके लिए। सो चलिए आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। सो इससे पहले कि मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर आऊँ, मैं आपको छोटी छोटी टर्म्स यहाँ पर क्लियर करवा दूँ। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो हमारे पास जोलॉजी होती है उसमें जो हमारे पेपर होते हैं उसमें कितने मार्क्स आएंगे, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ। उसमें मार्क्स हमारे डिपेंड करते हैं 2 चीज़ों के ऊपर। जोलॉजी में मार्क्स अगर अच्छे लेने हैं तो हमारी 2 चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए। पहला, हमारे जो डायग्राम्स है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होने चाहिए। अब जैसा डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है, आपको जो है इससे बेटर डायग्राम बनाने हैं, क्योंकि जितना बेटर आप जोलॉजी के अंदर डायग्राम को बनाते हो तो उतने ही जो है आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर एडजस्ट करना था तो मुझे इसलिए इसको एडजस्ट करके ऐसा बनाना पड़ा। दूसरी चीज़, आप जब भी वहाँ पर लिख रहे हो पेपर के अंदर, तो वहाँ पर आपको ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना है जिससे कि जो एग्जामिनर है वो जो है उस पर उसका इफेक्ट पड़ सके। सो बहुत सारे मैं ऐसे वर्ड भी आपको बताऊंगा जो जब आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो, सबसे पहले जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है अर्थवॉर्म का, उस पर तो हम बाद में आएंगे, पहले ये जान लेते हैं जो हमारे पास अर्थवॉर्म होता है। सबसे पहले तो एक मोनोशियस हमारे पास ऑर्गेनिज्म है। अब देखो, मोनेशियस और डायोशियस के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब देखो, जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हमको जो है उसमें जो बहुत सारे वर्ड्स इसके अंदर ऐसे आते हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम में से ज़्यादातर क्या करते हैं, उनको स्किप कर लेते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर वर्ड आ रहा है मोनोशियस।
दो वर्ड्स हमारे पास होते हैं, मोनोशियस एंड डायोशियस। आपने बॉटनी के अंदर भी इसको पढ़ा होगा इस चीज को, अगर आपने ध्यान किया होगा तो दोनों ही जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो मोनोशियस हमारे पास वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मेल और फीमेल जो हमारे पास सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम कहते हैं मोनोशियस ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं प्लांट्स को, तो प्लांट्स को आप जो है मेल एंड फीमेल में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द प्लांट्स को, ठीक है। तो उसमें जो है मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट एक ही जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ऐसी ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, मोनोशियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरे हमारे पास होते हैं डायोशियस ऑर्गेनिज्म। डायोशियस हमारे पास वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है दो अलग अलग इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। मतलब इसमें हम मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है, जैसा कि आप ह्यूमन बीइंग के अंदर देखते हो मेल अलग होते हैं जबकि फीमेल अलग होती है ना। जबकि हम प्लांट्स में अगर देखें तो मेल और फीमेल दोनों एक ही में होते हैं, तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में होते हैं उनको हम कहते हैं मोनोशियस ऑर्गेनिजम्स। और दूसरे जो हमारे हमारे पास जिसमें मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डायोशियस। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारे पास अर्थवर्म है वो हमारे पास एक मोनोशियस ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मोनोशियस मतलब इसके अंदर मेल पार्ट भी होगा, इसके अंदर फीमेल पार्ट भी होगा, ठीक है। तो अब देखो जब आप पेपर में कहीं पर लिख रहे हो तो इतना सारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। आप सीधा लिख सकते हो कि इट्स अ मोनोशियस ऑर्गेनिज्म, है ना। इससे आपको जो एग्जामिनर है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। दूसरा देखो, दूसरी इसके बारे में चीज क्या है, ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। और बुक्स में हमें ये बहुत ही कड़ी, जब हम अच्छे तरीके से बुक्स को देखते हैं उसके बाद ही हम इन चीज़ों को जो है उठा पाते हैं, ग्रैब कर पाते हैं बुक से, और ज़्यादातर हमारा ध्यान इन पर नहीं जा पाता, इसलिए मैं जो है आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है आपको, जो हमारे पास ये अर्थवर्म होता है हमारे पास, जो हमारे पास अर्थवर्म है हमारे पास, इसके अंदर प्रोटेंडरी कंडीशन पाई जाती है। कैसी कंडीशन पाई जाती है, इसके अंदर प्रोटेंडरी कंडीशन पाई जाती है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको आप नोट कर लो, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अंदर कौन सी कंडीशन पाई जाती है, प्रोटेंडरी कंडीशन, प्रोटेंडरी कंडीशन, ठीक है। आप नोट कर लो इसको, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रोटेंडरी कंडीशन, इसके अंदर कौन सी कंडीशन है, प्रोटेंडरी कंडीशन। अब देखो प्रोटेंडरी कंडीशन कौन सी है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर इसका अर्थवर्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाया है, तो एक ही अर्थवर्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि जो हमारे पास अर्थवर्म होता है उसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है। सो ऐसा नहीं है हमारे पास, जो हमारे पास अर्थवर्म होता है वो अकेले रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इस अर्थवर्म के पास मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो रिप्रोडक्शन तो शायद एक ही ऑर्गेनिज्म कर पाता होगा। एक ही ऑर्गेनिज्म अर्थवर्म जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, तो इसके लिए मैंने आपको बताया, इसके अंदर होती है प्रोटेंडरी कंडीशन। आप इसको नोट कर लो, मैं आपको कह रहा हूँ जो प्रोटेंडरी कंडीशन होता है उसमें क्या होता है। अब प्रोटेंडरी कंडीशन में हमारे पास होता ये है कि जो हमारे पास मेल, जो हमारे पास गोनाड्स होते हैं, जो हमारे पास मेल गोनाड्स होते हैं और जो हमारे फीमेल गोनाड्स होते हैं, ठीक है। जो मेल गोनाड्स होते हैं हमारे पास वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाते हैं, मैच्योर जल्दी हो जाते हैं। मतलब जो मेल, जो ये वाले गोनाड्स है, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो टेस्टिस वाले जो ये पार्ट, ठीक है, ये जो टेस्टिस वाले पार्ट है ये जल्दी स्पर्म बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास स्पर्म जो है पहले बन रहे हैं जबकि एग जो है बन ही नहीं रहे हैं, एग काफी लेट बनेंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब तक हमारे यहाँ पर जो ये एग मैच्योर होंगे तब तक तो ये स्पर्म खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एग पहले बने थे हमारे पास, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, प्रोटेंडरी कंडीशन। आप इसको लिख लो, ठीक है। इसमें हम क्या कहेंगे, स्पर्म मैच्योर अर्लियर देन जो हमारे पास ओवम है। मतलब जो स्पर्म अगर हमारे पास ओवम से जल्दी मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें हम क्या कह देते हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रोटेंडरी कंडीशन। ये आपको बॉटनी में भी काम आएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, प्रोटेंडरी कंडीशन। एक हमारे पास होती है प्रोटोगाइनी कंडीशन। इन दोनों ही टर्म्स को आप लिख लो, काफी आपके काम आने वाले हैं ये। एक होती है प्रोटोगाइनी कंडीशन, एक है प्रोटेंडरी कंडीशन, एक है प्रोटोगाइनी कंडीशन। ये जस्ट अपोजिट है प्रोटेंडरी का, है ना। अगर मान लो हमारे पास जो ओवम है वो जल्दी मैच्योर हो रहा है एज कंपेयर टू स्पर्म, मतलब ओवम जो है हमारे पास, जो एग हमारे पास है वो मैच्योर हो चुके हैं, उनको फर्टिलाइजेशन करना, लेकिन स्पर्म अभी बने ही नहीं है एक अर्थवर्म के अंदर। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एग तो खत्म हो जाएगा, जब तक एग खत्म होगा तब जाके हमारे पास स्पर्म बनेंगे। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, जब ओवम जल्दी मैच्योर होते हैं और स्पर्म अभी बने ही नहीं है, तो उस कंडीशन को कहते हैं प्रोटेंडरी।
जबकि अगर हमारे पास मेल पहले बने हैं, मतलब हमारे पास स्पर्म पहले बने हैं और ओवम बने ही नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रोटेंडरी कंडीशन। आई होप कि इन दोनों ही टर्म्स में जो है अब आपको कोई भी जो है कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहां पर देख लो, अब दो चीजें आपकी क्लियर है। पहला तो ये मोनोशियस है और इसके अंदर क्या पाई जाती है, प्रोटेंडरी कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। अब तो आपको इतना तो आप अंदाजा लगा लिया होगा आपने कि इसके अंदर जो है क्या करना पड़ेगा, एक ही जो हमारे पास अर्थवॉर्म है वो इंडिविजुअल को अकेले पैदा नहीं कर सकता, दो अर्थवॉर्म हमारे पास चाहिए क्योंकि इसके अंदर प्रोटेंडरी कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इससे पहले कि हम यहाँ पर देखें कि किस किस तरह से इसके अंदर अर्थवॉर्म के अंदर जो हमारे पास पॉपुलेशन होता है उसको हम देखें, उससे पहले यहाँ पर नजर डाल देते हैं हम किसके ऊपर, यहाँ पर हम नजर डालेंगे जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अर्थवॉर्म का, उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो क्या है। अब देखो एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ऑनेस्टली मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, ये जो डायग्राम है आपको, ये आपको अपनी बुक के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर बीएससी फर्स्ट ईयर में आप पहुंच गए हैं, ठीक है, तो डायग्राम्स को आप बुक से ड्रॉ कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं बताऊंगा, इसमें थोड़ा थोड़ा चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। मेन मुद्दा हमारा पर है यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बुक होती है हमारे पास, उसमें काफी ज्यादा थियोरी लिखी होती है, तो मैं जो है आपको इसको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको जो है वो थियोरी जो है बहुत आसान लगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं जल्दी जल्दी से इसको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये शायद आपके स्क्रीन पर नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इस तरीके से इस मोबाइल की एडजस्टमेंट की है कि यहाँ तक आ रहा था, ठीक है। तो इसके नीचे आप लिख लो, इसके नीचे आप लिख लो फिरिटिमा पोस्थुमा, या आप सीधे लिख लो अर्थवॉर्म, उसके आगे आपको लिखना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या आप ऐसा भी लिख सकते हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म, है ना। मैंने इस तरीके से मोबाइल की एडजस्टमेंट की थी कि उससे कि यहाँ तक आ रहा था, ठीक है। इसलिए आप जो है इसके नीचे क्या लिख लो, इसके नीचे आप लिख लो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अर्थवॉर्म कैसा है, मोनोशियस है, मतलब एक ही अर्थवॉर्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, इसी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ से मैं जो रिप्रेजेंट किया है मैंने, वो हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट मेरे पास दिया हुआ है, उसको हम कहेंगे फीमेल, उसको हम कहेंगे क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपको कैसे बनता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको कई तरीके से बन सकता है, आपको सीधे भी आ सकता है कि आप जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म, या आपको ये भी आ सकता है कि डिस्क्राइब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म, या आपको ये भी आ सकता है कि डिस्क्राइब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक ही जो डायग्राम है, इसी से आपका सब कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, आपने उसको देख लेना है। यहाँ पर डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप बुक से भी कर सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका लेके भी उसको बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि आपको पता है, सो सेगमेंटेशन इस तरह से होती है, उसके अंदर जो हमारे पास ये अर्थवॉर्म की सेगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है। एक बात आपको याद रखनी है कि जो अर्थवॉर्म हमारे पास होती है, अर्थवॉर्म के अंदर कितने सेगमेंट है वो वेरी करते हैं, ठीक है, उनका कोई फिक्स नंबर नहीं होता, 200 से 300 के बीच में कितने भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सेगमेंट कितने भी हो एक अर्थवॉर्म के ऊपर, लेकिन जो अर्थवॉर्म का 14th, 15th और 16th पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं क्लिटिलर पार्ट, ठीक है। कौन सा पार्ट कहते हैं इसको, क्लिटिलर पार्ट, या इसको क्लिटियम भी कह देते हैं, ठीक है। इसको क्या देते हैं, क्लिटिलर पार्ट या क्लिटियम इसको कह देते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये 14th, 15th और 16th वाले जो सेगमेंट है ना, इसके ऊपर एक कॉमन सी मेम्ब्रेन लगी होती है, ठीक है। हमको ये प्रतीत होता है कि जो 14th, 15th एंड 16th सेगमेंट है वो एक ही है, बाहर से देखने पर लगता है कि शायद ये एक ही सेगमेंट है, लेकिन ये एक ही सेगमेंट नहीं है, ये एक कॉमन वॉल से इस तरह इसके बाहर एक कॉमन वॉल लगी हुई है, ठीक है, जिससे कि हमको लग रहा है कि ये एक ही यहाँ पर जो है, एक ही जो है हमारे पास क्या है, इस तरह से ये है ना। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। सो अब देख लेते हैं, पहले इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका आपको पता लगे जो क्लिटियम है या क्लिटिलर रीजन इसको कहते हैं, इसका बहुत ज्यादा काम होता है। जो अर्थवॉर्म हमारे पास होता है उसके अंदर इस क्लिटिलर रीजन का या क्लिटियम का काफी ज्यादा रोल होता है। अब कैसे होता है उसको हम आगे देखेंगे जब हम यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। एक बात मैं आपको कहूंगा, ये वीडियो भले ही लंबी जाएगी, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो मैं गारंटी आपको देता हूं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो है आपको एक भी क्वेश्चन जो है, कुछ भी डाउट आपको इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप बुक को पढ़ोगे तो आपको इजीली जो है वो एकदम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले हम किसको देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखेंगे। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम देखेंगे, यहाँ पर देखो, अभी हम सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स को देखेंगे।
अब इनका क्या क्या काम है वो आपको एक एक फिंगर टिप्स पर आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखो, पहले हम देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब यहाँ पर देखो, इसको कहते हैं हम स्पर्मेथिके, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? स्पर्मेथिके। अब देखो कितने स्पर्मेथिके होते हैं अर्थवॉर्म के अंदर। अब देखो ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है जो हमारा 6th 7th 8th 9th, जो 6th 7th 8th 9th जो हमारे पास सेगमेंट होते हैं उसमें एक एक पेयर हमारे पास होते हैं किसके? स्पर्मेथिके के, ठीक है। किसके पेयर होते हैं? स्पर्मेथिके के। हमारे पास 4 पेयर होते हैं 6th 7th 8th और 9th के अंदर, ठीक है। ये स्पर्मेथिके, आप इनको ये मान लो कि एक बैग है, ठीक है। ये क्या है? एक बैग है, ठीक है, जिसके की अंदर की स्पर्म स्टोर होंगे। कैसे होंगे स्पर्म स्टोर, ये हम आगे देखेंगे जब हम आगे इसकी आगे पहुंचेंगे, जब इसकी प्रोसेस के अंदर कि किस तरह से इसके अंदर वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्पर्मेथिके, अभी आपने ये मानना है कि स्पर्मेथिके क्या है? कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। स्पर्मेथिके क्या है? कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिनके अंदर की स्पर्म स्टोर होते हैं। क्यों स्टोर होते हैं? ये इसका बहुत ही मजेदार कारण है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें। ये तो सिलोम है, इसके बारे में आपको पता है। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या क्या है इसमें। अब यहाँ पर देखो, जो हमारे पास 13 सेगमेंट है, जो हमारे पास 13 सेगमेंट है, 13 सेगमेंट में हमारे पास 1 पेयर ऑफ ओवरी होता है। अब देखो ये आपके जो है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीजें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपकी जो ओवरीज होती है अर्थवॉर्म के अंदर, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? वो 13th पेयर में होती है, वो 13 सेगमेंट में होती है। और कितनी होती है? 1 पेयर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ओवरी है, क्या क्या हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? स्पर्मेथिके है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है इसके अंदर? सिलोम, ये तो ऐसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ओवरी, 1 पेयर है, कहाँ पर है? 13 सेगमेंट में है। नेक्स्ट हमारे पास है ओवेरियन फनल, ठीक है। ओवेरियन फनल क्या है? ओवेरियन फनल एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब जो ओवरी के जस्ट नीचे है, ठीक है। चाय के नीचे प्लेट होती है ना, उसी तरह से ओवरी है, ओवरी के नीचे जस्ट फनल है। अब जो ओवा होगा वो यहाँ से जाएगा, जब मैच्योर हो जाएंगे ओवम, मतलब एग जब मैच्योर हो जाएंगे तो वो वहाँ से जाएंगे, यहाँ इस ओवेरियन फनल में जाएंगे। और ओवेरियन फनल से कहाँ जाएंगे? ओबी डक्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। ये देखो ओबी डक्ट हो गई, ठीक है। ओबी डक्ट में जाएगी, और ओबी डक्ट के बाद यहीं पर ही इसी स्पॉट पर कहीं पर यहाँ पर हमारे पास होता है फीमेल जेनिटल पोर, ठीक है। क्या होता है? फीमेल जेनिटल पोर, फीमेल जेनिटल पोर, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी, यहाँ से एग कहाँ जाता है ये हम आगे देखेंगे जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे, ठीक है। इतना आपको पता लग गया क्या क्या हमने देखा इसमें। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या है? स्पर्मेथिके है, सिलोम है, ओवरी है, ओवेरियन फनल है, ओविडक्ट है, ठीक है। क्लिटियम है, क्लिटियम है, ठीक है। ये क्लिटियम यहाँ पर देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा 14, 15, 16, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? क्लिटियम कहते हैं, या इसको क्लिटुलर रीजन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से हो गया, ये हमारे पास था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि मैं इसमें ऊपर ऊपर से आपको बताऊंगा, ठीक है। इन पार्ट्स को देख के आप जो है इजीली अंदाजा, खुद भी अंदाजा लगा सकते हो। वैसे मेरा मेन काम है आपको इसको समझाना, इस वाले प्रोसेस को समझाना, ठीक है। तो आगे देखिए, अब जो छोटी छोटी चीजें हैं, कहाँ पर प्रेजेंट है, किस जगह पर प्रेजेंट है, कौन सा पोर कहाँ है, ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सारी की सारी चीजें मैं बताने बैठूं तो ये वीडियो अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का हो जाएगा, ठीक है, जितना कि हमारे पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल तो हमने देखी, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हमारे पास देखो, सबसे पहले तो हमारे पास हम टेस्टिस को देखेंगे। अब हमारे पास कितने टेस्टिस होते हैं ये पर देखो, जो अर्थवॉर्म हमारे पास है उसके अंदर कितने टेस्टिस है? उसके अंदर आपने याद रखना है कि उसके अंदर 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस होते हैं। एक पेयर इसके अंदर होता है हमारे पास 10th सेगमेंट में, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। देखो फर्स्ट पेयर कहाँ पर है? यहाँ पर हमारे पास 10th सेगमेंट के अंदर। और जो हमारे पास दूसरा जो पेयर होता है वो हमारे पास है, देखो कौन सा? 11th सेगमेंट के अंदर। ये हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस होते हैं। कहाँ कहाँ पर? जो हमारे पास 10th रीजन है अर्थवॉर्म का, और जो हमारे पास 11th रीजन है अर्थवॉर्म का, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या है इसके अंदर? और देखो इसके अंदर क्या है? सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स। अब क्या होगा? यहाँ से स्पर्म आएंगे इस सेमिनल वेसिकल्स में, यहाँ से स्पर्म, इसने स्पर्म यहाँ डाला, इसने भी स्पर्म डाला, यहाँ डाला, तो सेमिनल वेसिकल के थ्रू कहाँ जाएगा? यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पर जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। उस कहाँ से, यहाँ से वो कहाँ जाएगा फिर उसको हम आगे देखेंगे जब हम प्रोसेस में आ जाएंगे, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि कौन कौन से पार्ट है। दूसरा देखिए कौन कौन से। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ देखो जो हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस होते हैं ना, 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस जो हमारे पास अर्थवॉर्म के अंदर है, वो एक बैग के अंदर होते हैं, ठीक है। वो एक बैग के अंदर होते हैं, जैसा कि आप इसको देख पा रहे हैं। देखो ये वो बैग है, इसके अंदर बैग के अंदर है ये, ठीक है। तो ये बैग देखो, इसको हम क्या कहते हैं? इस बैग को हम क्या कहते हैं? इसको देखो यहाँ पर लिखा होगा मैंने, टेस्टिस सैक। इसको क्या कहेंगे? टेस्टिस सैक, क्योंकि ये टेस्टिस के बाहर इसने कवरिंग बनाई हुई है, तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे टेस्टिस सैक। और क्या क्या है इसमें देखिए, और यहाँ पर है देखो सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल ये तो हमने देख लिया, ठीक है। ये हमारे पास है सेमिनल फनल, मतलब फनल की तरह, जैसे इसमें ओवेरियन फनल है वैसा इसमें सेमिनल फनल है, ठीक है। और भी इसमें छोटे छोटे ग्लैंड्स होंगे। अब जो ग्लैंड्स है, अब यहाँ देखो 2 हमारे पास ग्लैंड्स है, कौन कौन से? 2 पेयर्स ऑफ हमारे पास
सेमिनल वेसिकल्स है, ये देखो सेमिनल वेसिकल हमारे पास आ गए। ये जो 2 पेयर्स ऑफ सेमिनल वेसिकल्स है हमारे पास, ये हमारे पास सेमिनल फनल है। सेमिनल फनल मिलेगी किसमें, यहाँ पर देखो इसके अंदर जो हमारे पास वासा डिफरेंशिया है, ठीक है। सेमिनल फनल फनल किससे मिलेगी, वासा डिफरेंशिया के साथ। और जो हमारे पास सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल कितने होंगे, 2 पेयर्स ऑफ सेमिनल वेसिकल होंगे। कहाँ कहाँ पर होंगे, एक हमारे पास फर्स्ट पेयर हमारे पास 11th सेगमेंट में होगा और सेकंड पेयर हमारे पास 12th सेगमेंट के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो कैसा हो रहा है, उसके बाद जैसे यहाँ देखो जैसे इनके अंदर स्पर्म बनते हैं वो कहाँ आते हैं, सेमिनल फनल में आते हैं। सेमिनल फनल के आने के बाद वो वासा डिफरेंशिया में आते हैं, वासा डिफरेंशिया में आने के बाद वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है। और नीचे जाने के बाद वो बाहर निकल जाएंगे, कैसे निकलेंगे वो मैं अभी बताऊंगा आपको जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये देखो अब जो छोटे छोटे आपको ये भी दिख रहे हैं, देखो एक और चीज इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पर आप देखो दिख रहे हैं कितने प्रोस्टेट ग्लैंड कितने होते हैं, 2 प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं उसको आप यहाँ पर देख सकते हो। दूसरा क्या होता है इसमें देखो, कॉमन ये हमारा हो गया स्पर्मेटिक डक्ट, ये भी हमारे पास हो गया। सो ये हमारे पास थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो हमारे पास था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमने देख लिया अभी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम देखेंगे किस तरह से जो है इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है अब हमारे लिए, इसको तो आप बुक से भी देख सकते हो, लेकिन जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं उसको अपने ध्यान से देखना है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो जो हमारे पास ये वाला पार्ट है। अब यहाँ पर देखो जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है ना, यो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, ये मैंने उसी से देख के लिखा है। अब देखो पेपर के अंदर अगर आपको आ जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब करो, तो आपको क्या करना होता है, एक तो आपको डायग्राम बनाना होता है और ऊपर से आपको ये भी लिखना होता है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आया तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, और साथ में ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 1 2 3 4 करके लिख लिया, इसमें आपको एक एक 2 2 लाइनें आपको ऐड करके लिखनी होती है। मेन जो आपका नंबर आपको मिलते हैं वो डायग्राम से मिलते हैं, लेकिन सिर्फ डायग्राम नहीं बनाना है, साथ में आपने ये कोई लिखने, जैसे देखो 1 2 3 4 5 9 तक मैंने लिखा है, आपको ये भी लिखना है और साथ में इसमें एक दो लाइनें इसमें ऐड करके लिखनी है आपने। मतलब टेस्टिस कितने हैं, कहाँ पर है, इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, वो आपने बताना है, क्या काम है इसका, ठीक है। उसी तरह से जितने भी यहाँ पर है ये सारे के सारे इनको आप खुद लिख सकते हो कि क्या क्या ये करती है। ये तो आपको डायग्राम से पता लग जाएगा कि ये यहाँ से इसको यहाँ पहुँचा रहा है, ये इस जगह पर है, बस इतनी 2 2 लाइनें आपको लिखनी है इसके बारे में, ठीक है। मेन फोकस आपका डायग्राम के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्क्राइब करो, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्क्राइब करो, तीसरा पूरा का पूरा जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अर्थवर्म का उसको डिस्क्राइब करें। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आते हैं कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, तो यहाँ पर देखो जैसा कि मैंने कहा कि जो अर्थवर्म के है जो हमारे पास मोनोशियस है, इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। लेकिन मैंने आपको कहा कि इसके अंदर कौन सी कंडीशन होती है, इसके अंदर प्रोटेंडरी कंडीशन होती है। मतलब जो हमारे पास स्पर्म होते हैं वो जल्दी मैच्योर होते जाते हैं एज कंपेयर टू ओवा, ठीक है। मतलब जो हमारे पास एग है उससे पहले मैच्योर हो जाते हैं वो, इसलिए एक ही अर्थवर्म जो है दूसरे अर्थवर्म को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हालांकि अगर ये डायोशिया, अगर हमारे पास ये इसके अंदर प्रोटेंडरी कंडीशन नहीं भी होती, तब भी एक अर्थवर्म जो है दूसरे अर्थवर्म को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जोड़ने वाला कोई भी पार्ट नहीं है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया। अब देखेंगे हम, अब आगे देखेंगे कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है इसके लिए हमारे पास। अब यहाँ पर हमने देखा एक अर्थवर्म तो यहाँ पर दूसरे अर्थवर्म को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर हमको अर्थवर्म, नया अर्थवर्म अगर बनाना है तो उसके लिए हमारे पास 2 इंडिविजुअल चाहिए। अब मतलब हमारे पास 2 ऑर्गेनिज्म चाहिए, 2 अर्थवर्म हमें हमारे पास चाहिए, ठीक है। तो अब अर्थवर्म क्या होगा, अब यहाँ पर देखेंगे हम कि दोनों तरफ को रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। कैसे रिप्रोडक्शन होगा, दोनों तरफ को रिप्रोडक्शन होगा। दोनों तरफ को रिप्रोडक्शन कैसे होगा, जैसे मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे देखो एक अर्थवर्म यहाँ पर है हमारे पास, एक अर्थवर्म हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पर बता दूं, जो चीजें यहाँ पर काम में आएगी हमारे पास उसको मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्पर्मेथिक्के के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्पर्मेथिक्के कहाँ कहाँ होते हैं, 6th से लेके 9th वाले जो सेगमेंट हमारे पास होते हैं उसमें एक एक पेयर हमारे पास स्पर्मेथिक्का का होता है। दूसरा हमने क्या देखा था, दूसरा हमने देखा था जो हमारे पास यहाँ पर देखो जो हमारे पास है ये वाला, हमारे पास यहाँ पर मेल जेनिटल पोर होगा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, मेल जेनिटल पोर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि स्पर्म यहाँ से आएंगे इस फनल के अंदर, फनल से आएंगे बासा डिफरेंशिया के अंदर, बासा डिफरेंशिया से वो यहाँ गए और यहाँ से इस पाइप के थ्रू, और यहाँ वाले जो ये टिप देख रहे हो आप, ये वाला टिप देख रहे हो आप, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मेल जेनिटल पोर। इसको हम क्या कहेंगे, मेल जेनिटल पोर। और ये मेल जेनिटल पोर आगे जाके किस में मिल जाते हैं, मेल जेनिटल पोर आगे जाके किस में ओपन होते हैं, वो ओपन होते हैं हमारे कॉप्युलेटरी पेपिला के अंदर। जो अर्थवर्म के अंदर कॉप्युलेटरी पेपिला होता है उसके अंदर जो है ये, उसके अंदर जो है ये क्या हो जाते हैं, उसके अंदर ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या हो जाएंगे आगे जाके ये, जैसे ये वाला आपको ये डक्ट दिख रही है, ये आगे जाके कॉप्युलेटरी जो हमारे पास पेपिला होता है उसमें निकल जाती है, ठीक है। और उसी के अंदर वो मेल जेनिटल पोर को बनाती है। मेल जेनिटल पोर वो वाला पोर होगा जहां से होकर स्पर्म बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतना।
सो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास 2 अर्थवर्म होंगे। वो कैसे होंगे, वो किस तरह से रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेंगे। अब जो 2 अर्थवर्म हमारे पास रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले तो वो एक दूसरे से अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएंगे, वो अपोजिट हो जाएंगे। आप डायग्राम से इसको बेटर तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पर देख लो, एक अर्थवर्म इस तरफ को है, एक अर्थवर्म इस तरफ को है। ठीक है, अब जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो हमारे पास 18th सेगमेंट है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास है कॉप्युलेटरी पेपिला। ठीक है, क्या है हमारे पास, कॉप्युलेटरी पेपिला, जिसके अंदर क्या है, मेल जेनिटल पोर। इस मेल जेनिटल पोर से क्या निकलेगा, इस मेल जेनिटल पोर से हमारे जो हमारे पास अर्थवर्म होगा उसमें स्पर्म निकलेगा। आप इस तरह से मान सकते हो कि इसके अंदर वो एज अ पेनिस जो है फंक्शन करता है, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखा जाए अर्थवर्म के अंदर, है ना। तो यहाँ पर जो कॉप्युलेटरी पेपिला बनेगा वो अर्थवर्म के पेनिस की तरह जो है वहां पर परफॉर्म करेगा वर्किंग को। और दूसरा हमारे पास ये तो हो गया ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अब यहाँ पर देखना क्या होगा, यहाँ पर हालांकि इसका जो हमारे पास ये वाला पोर्शन हमारे पास है उसमें इसका किस तरह से काम है उसको आप यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर देखो, ये मैंने आपको कहा ये जो कॉप्युलेटरी पेपिला है ये कहाँ पर बन रहा है हमारे पास, कॉप्युलेटरी पेपिला जिसको कि मैंने कहा कि एज अ पेनिस की तरह जो है इसके अंदर जो है वर्क करेगा, वो देखो कहाँ पर बन रहा है हमारे पास, वो हमारे पास 18th सेगमेंट के अंदर बन रहा है। ठीक है, वो हमारे पास 18th सेगमेंट के अंदर बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो ये कॉप्युलेटरी पेपिला होता है, ये जो कॉप्युलेटरी पेपिला हमारे पास 2 अर्थवर्म है, 2 अर्थवर्म के अंदर जो है रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, 2 अर्थवर्म के अंदर हो रहा है, तो दोनों के पास कॉप्युलेटरी पेपिला होगा, दोनों के पास कॉप्युलेटरी पेपिला होगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो कॉप्युलेटरी पेपिला होगा वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, और जो कॉप्युलेटरी पेपिला हमारे पास होगा जिससे स्पर्म निकलेगा वो कहाँ पर स्पर्म को इंजेक्ट करवाएगा। अब यहाँ पर ओवरी में इंजेक्ट नहीं करवाएगा वो। ठीक है, ओवरी में इंजेक्ट नहीं करवाएगा डायरेक्टली, यही तो इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, यहाँ पर देखना क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था क्या, 6 से लेके 9th रीजन तक जितने भी हमारे पास अर्थवर्म होते हैं उसमें 6 से लेके जो हमारे पास 9th वाला जो पार्ट है, ये सारे के सारे जो पार्ट है उसमें मैंने कहा था आपको कि एक एक पेयर इसके अंदर किसके होते हैं, स्पर्मेथिका के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, 1 पेयर स्पर्मेथिका के होते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर कॉप्युलेटरी पेपिला बनेगा जो एज अ पेनिस जो है वर्क करेगा, जैसा कि मैंने आपको कहा, जिससे कि स्पर्म इजेक्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो अब क्या होगा, जो हमारे पास 2 अर्थवर्म है, ये है 8th रीजन, ये है 8th रीजन हमारा। ठीक है, अब जो 2 अर्थवर्म है ना, जो 2 अर्थवर्म हमारे पास है वो अपनी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करेगी। ठीक है, 2 अर्थवर्म जिनके बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो अपनी अरेंजमेंट इस तरीके से करेगी कि जो पहले वाला अर्थवर्म है उसका 18th सेगमेंट, मतलब उसका जो हमारे पास कॉप्युलेटरी पेपिला वाला जो रीजन है, उसके मतलब हम ये कह सकते हैं जो जिसको कि हम एज अ पेनिस इसके अंदर रिगार्ड कर रहे थे। ठीक है, जो हमारा 18th वाला रीजन है, अर्थवर्म अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि एक अर्थवर्म का जो कॉप्युलेटरी पेपिला जो है इनके अंदर इंट्रोड्यूस होना चाहिए, इनमें से एक के अंदर, 6th के अंदर या 7th के अंदर या 8th के अंदर या 9th के अंदर। ठीक है, अर्थवर्म को इस तरह से अपनी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो दोनों अर्थवर्म है ना, दोनों के अंदर रिप्रोडक्शन होगा एक साथ। अब जो एक अर्थवर्म होगा, एक अर्थवर्म है, एक अर्थवर्म अपने कॉप्युलेटरी पेपिला को दूसरे अर्थवर्म के स्पर्मेथिका में डालेगा, और जो दूसरा अर्थवर्म है उसके अंदर भी ऐसा ही होगा, उसका जो कॉप्युलेटरी पेपिला होगा 8th वाले रीजन का, जो दूसरी अर्थवर्म है उसका कॉप्युलेटरी पेपिला इसके स्पर्मेथिका में होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। देखो, ये दोनों अर्थवर्म है, ये भी अर्थवर्म है, ये भी अर्थवर्म है, ये भी अर्थवर्म है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर देखो, इसकी बात करें, इसके अंदर स्पर्मेथिका कहाँ पर है, 6th में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है। ठीक है, और जो दूसरे वाला हमारे पास ये वाला अर्थवर्म है, ऊपर वाला अर्थवर्म है, मैंने कहा कि 18th रीजन में क्या होगा, कॉप्युलेटरी पेपिला जो एज अ पेनिस की तरह इसके अंदर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, कॉप्युलेटरी पेपिला या तो यहाँ 6th में जाएगा, 6th के जो ये पोर है इसके अंदर डालेगा अपनी सिक्रेशन तो नहीं कर सकते, जो हमारे पास स्पर्म है या तो वो इसके अंदर डालेगा, 6th में डालेगा या 7th में डालेगा या 8th में डालेगा या 9th में डालेगा, इसकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये 6th में गया, इसका कॉप्युलेटरी पेपिला इसका कहाँ गया, 6th में गया ये। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एज अ पेनिस की तरह जो है यहाँ पर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कॉप्युलेटरी पेपिला क्या करेगा, जितने भी इसके अंदर स्पर्म होंगे वो इस स्पर्मेथिका के अंदर डालेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, देखो कि ये स्पर्मेथिका क्या होते हैं, कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर स्पर्म स्टोर होंगे। अब देखो, इस अर्थवर्म ने, ऊपर वाले अर्थवर्म ने क्या कर दिया, स्पर्मेथिका को, जो हमारे पास जो स्पर्म थे इसके अंदर किसमें डाल दिया, ये डाल दिया उसने किसके अंदर, ये डाल दिया उसने जो उसका स्पर्मेथिके थी, जो हमारे ये देखो, ये स्पर्मेथिके थी, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर थे उसके अंदर स्पर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो बारी बारी से इन सभी के अंदर भी ये इस तरह से कॉप्युलेटरी पेपिला जो है जा सकता है। ठीक है, जब वो आगे को मूव करेगी ये अर्थवर्म, उसी तरह से ये देखो, पहले वाले अर्थवर्म के
पहले वाले अर्थवर्म के अंदर भी इजेक्ट हो रहा है, जबकि यहाँ पर इसी में अगर देखा जाए, इसी डायग्राम के अंदर अगर देखा जाए तो इस वाले अर्थवर्म के अंदर क्या हो रहा है, इस वाले अर्थवर्म के 7th सेगमेंट में पहली वाली अर्थवर्म का कॉप्युलेटरी पेपिला जा रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट ऐसा ही ऊपर भी हो रहा है। अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पर देखो 18 सेगमेंट यहाँ पर हमारे पास है। 18 सेगमेंट में इस वाली अर्थवर्म का क्या होगा, कॉप्युलेटरी पेपिला होगा। इसके पास भी तो कॉप्युलेटरी पेपिला होगा, ठीक है। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि ऊपर वाले के पास ही है सिर्फ। तो यहाँ पर देखो जो 18 सेगमेंट में इसका कॉप्युलेटरी पेपिला है वो ऊपर वाले अर्थवर्म के 6th, 7th, 8th या 9th सेगमेंट में इंट्रोड्यूस होगा, जो वहां पर हमारे पास स्पर्मेथिका होगा ऊपर वाले के अंदर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम देखो दोनों तरफ से जो है स्पर्म इजेक्ट हो रहे हैं। ये अर्थवर्म इसके अंदर स्पर्म को इजेक्ट कर रहा है और ये वाला अर्थवर्म इसके अंदर स्पर्म को इजेक्ट कर रहा है, ठीक है। और दोनों ही केस में हम देख रहे हैं कि स्पर्म स्टोर कहाँ हो रहे हैं। यहाँ देखो इसमें स्टोर कहाँ हो रहे हैं, इसमें यहाँ से यहाँ गया, मतलब 5th, 6th, 7th, 8th, सॉरी 6th, 7th, 8th, 9th में। मतलब ये कहूँ मैं दोनों ही अर्थवर्म के अंदर जो हमारे पास स्पर्म है वो स्टोर हो रहे हैं स्पर्मेथिका के अंदर। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे जो मैं जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो इस तरह से तो आपने देख लिया कि स्पर्म जो है इजेक्ट हो गए। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पर्म आ रहे हैं, तो ये तो नई कंडीशन हो गई कुछ। अभी तक हमने जितना भी बायोलॉजी के अंदर पढ़ा है तो वहाँ पर हमने देखा कि सीधा स्पर्म आता है, यहाँ पर ओवम होता है, दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और आगे डेवलपमेंट बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर एग का तो कोई नाम ही नहीं है अभी तक। एग का तो अभी तक हमने नाम ही नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर तो सिर्फ 2 अर्थवर्म है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास स्पर्म थे सिर्फ उसका ही अदला बदली हो गई, ठीक है, उसकी ही अदला बदली यहाँ पर हो गई। अब देखो अब कहानी जो ओवम की होती है वो कुछ देर के बाद हम देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी तक देखा हमने सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट में क्या क्या हो रहा था, ठीक है। अब हमने इतना देख लिया, जो 2 अर्थवर्म थे वो दोनों इस अपोजिटली आए एक दूसरे के। पहली वाले अर्थवर्म का कॉप्युलेटरी पेपिला दूसरे वाले अर्थवर्म के स्पर्मेथिका में पड़ा, और जो दूसरे वाले अर्थवर्म थी उसका कॉप्युलेटरी पेपिला पहले वाले के स्पर्मेथिका में पड़ा, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हो। दोनों तरफ जो है जो हमारे पास स्पर्म थे वो इजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ से स्पर्म जो है यहाँ पर इजेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर देखो जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको बताया था, जो अर्थवर्म हमारे पास होता है उसमें क्लिटियम हमारे पास बनता है। इसको क्लिटियम भी कहते हैं या क्लिटिलर रीजन भी कहते हैं, ठीक है। ये देखो क्लिटियम है। अब जो क्लिटियम हमारे पास होते हैं यहाँ पर देखो ये काफ़ी हमारे पास एक अलग सा ही एक यूनिक सा फीचर होता है इस क्लिटियम में। इसकी जो वॉल होती है, इसका जो सरफेस हमें दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के वेरियस टाइप्स के यहाँ पर इस क्लिटिलर रीजन है, पहले से फिर से बता रहा हूँ 14th, 15th, 16th में क्लिटिलर रीजन होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इन तीनों ही सेगमेंट की एक ही एक कॉमन वॉल लगी रहती है बाहर से, हालांकि अलग अलग सेगमेंट है लेकिन फिर भी ऊपर से इसमें कॉमन वॉल रहती है। इसको हम कहते हैं क्लिटिलर रीजन। इसकी जो सरफेस होती है वो कैसे होती है, उसमें हाईली इसके अंदर बहुत ज्यादा इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखो क्या हो, ये ग्लैंड्स क्या करेंगे, अब हर कभी नहीं करेंगे, अब हर नहीं कि लगातार ही ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर देखो, जब इसका रिप्रोडक्शन चल पड़ा है तब ये ऐसा करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे ही इसके अंदर स्पर्मेथिका के अंदर जैसे ही देखा ऐसा मिलता है हमें कि जो स्पर्म है स्पर्मेथिका के अंदर आ चुके हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जो ये क्लिटरल रीजन होता है, ये बात देखो 14th, 15th, 16th, ये जो है मैंने आपको कहा कि इसकी वॉल में क्या है, इसकी वॉल में जो है हमारे पास छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड क्या करते हैं, अब एक विस्कस सा जो है एक फ्लूइड जो है क्रिएट करते हैं। कौन, यहाँ के जो क्लिटरल रीजन के जो हमारे पास छोटे छोटे ग्लैंड्स थे वो क्या करेंगे, ये ग्लैंड्स जो है छोटे छोटे हमारे पास छोटे छोटे ग्लैंड क्या करेंगे, एक फ्लूइड बनाएंगे। ये फ्लूइड जब बाहर रिलीज होता है तो जो बाहर रिलीज होने पर ये फ्लूइड जो है सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब ये सॉलिड हमारे पास हो जाता है, ठीक है। जो फ्लूइड था हमारे पास वो क्या हो गया, वो सॉलिड हमारे पास हो गया। और सॉलिड होने के बाद क्या बन गया, सॉलिड होने के बाद उसने एक हार्ड सी वॉल इसके चारों ओर बना दी, ठीक है, जिसको कि हम गर्डल कहते हैं, ठीक है। आगे जाके जब हम देखेंगे तो वो गर्डल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे थे, जैसे ही इसके अंदर ये प्रोसेस हो रही थी तो हम देखते कि 14th, 15th, 16th, 14th, 15th, 16th, यहाँ पर देखो जैसे ही इसके अंदर स्पर्मेथिका आ गए तो उसके बाद ये जो है ये वाला जो रीजन है इसके अंदर जो है फ्लूइड बनना स्टार्ट हो जाता है ग्लैंड्स की वजह से। ग्लैंड की वजह से जो फ्लूइड बाहर आता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है, मतलब सॉलिड बन जाता है उसका। और इस तरह से देख सकते हो आप यहाँ पर जो है ये काफी हार्ड कवरिंग इसके बाहर बन गई, ठीक है। ये इसके बाहर एक कवर बन गई, इसको एक कवर की तरह आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, कवर बन गई इसके बाहर, ठीक है। अब देखो ये कवर क्या होता है, अब ये कवर शेड हो जाएगी, शेड हो जाएगी मतलब अब ये कवर देखो, अब जो ये 14th, 15th, 16th है ये शेड होगी। शेड कैसे होगी, ये जो है
इस तरह से बढ़ेगी, मतलब 14, 15, 16 ये इस तरह से आगे आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, इस एंड तक पहुंचेगी और लास्ट में यहाँ से बाहर निकल जाएगा ये वाला गर्डल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये बाहर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हमारे पास बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो ये थी हमारे पास गर्डल। अब देखिए इस क्या क्या होता है, स्पर्म तो हमारे पास आ गए स्पर्मेथिका के अंदर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने देखा कि 14, 15, 16 उसने क्या बनाया, फ्लूइड बनाया। फ्लूइड क्या फ्लूइड क्या होगा, जब वो बाहर निकला वो फ्लूइड वो सॉलिडिफाई हो गया, उसने इसके बाहर एक गर्डल बना दी। ठीक है, इसने इसके बाद क्या बना दिया, गर्डल बना दिया। अब ये गर्डल क्या होती है, ये मूव करता है अब। ठीक है, अब जो ये गर्डल है ना 14, 15, 16 मैंने आपको कहा, ये ऐसा नहीं कि इसमें चिपका हुआ है, चिपका हुआ नहीं है 14, 15, 16 के साथ, ये एक आउटर सिक्रेशन है इसकी। ठीक है, अब ये जो बाहर की, अब ऐसा नहीं कि पूरा ही सेगमेंट खिसक रहा है, सेगमेंट नहीं खिसक रहा है, ये जो कवर इसने बनाई, जो नई कवर इसने बनाई, जो कि जो मैंने कहा ना ग्लैंड्स ने क्या बनाया, ग्लैंड ने जो फ्लूइड बनाया, फ्लूइड सॉलिड होके क्या बन गया बाहर, उसके बाहर एक कवर बन गई, जो कवर बनी वो मूव कर रही है, सेगमेंट मूव नहीं कर रहा, सेगमेंट कैसे मूव करेगा। ठीक है, इतना तो आप खुद ही सोच सकते हो। जैसे ये देखो, ये अब मूव करेगा, मूव कैसे करेगा, अब यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ से मूव करेगा, अब यहाँ पर हम देखते हैं। जो हमारे पास ये था, ये हमारे पास 14, 15, 16 वाला रीजन है, 14, 15, 16 वाला रीजन है। अब जरा यहां पर गौर कीजिए आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप ध्यान से देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप ध्यान से देखिए। अब यहां पर देखो, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वहां पर हमने देखा था ये क्या थी हमारे पास, वन पेयर ऑफ ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर जो एग बन रहे थे वो कहां आ रहे थे, ओवेरियन फनल के अंदर। ओवेरियन फनल से वो कहां जाएंगे, ओविडक्ट के अंदर। ओविडक्ट के अंदर यहाँ पर हमारे पास होता है जेनिटल पोर। ठीक है, और उस जेनिटल पोर से वो बाहर निकल जाते हैं एग। ठीक है, कहाँ निकल गए, बाहर निकल गए। अब यहाँ पर देखो काफी इंटरेस्टिंग चीज हमारे पास है। अब एग हमारे पास बाहर निकल गए, एग हमारे पास बाहर निकल गए। अब इसकी सरफेस को देखो जरा, क्लिटरल रीजन को देखो, क्लिटरल रीजन हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 14th, 15th, 16th, यहाँ पर हमारे पास क्लिटरल रीजन है। यहाँ पर हमारे पास वो देखो बाहर से क्या बन गया, गर्डल बन रही है हमारे पास बाहर से। ठीक है, ऐसा हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ऐसा, जैसे कि मैंने आपको कहा 14, 15, 16 पे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर स्पर्म आ गए, यहाँ पर क्या हो गई, गर्डल बन रही है। ठीक है, गर्डल बन रही है और उसी टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एग बाहर रिलीज हो जाएगा। एग क्या हो गया, बाहर रिलीज हो गया। अब देखो एग कहाँ पर ट्रैप हो जाएगा, एग हमारे पास ट्रैप हो जाएगा गर्डल के अंदर। कहाँ हो गया ट्रैप, गर्डल के अंदर। मतलब ये स्पर्म जो हमारे पास एग था वो जेनिटल पोर से बाहर आ चुका है, मतलब जो फीमेल जेनिटल पोर था वहां से बाहर आ चुका है। ठीक है, और कहां पर फंसा हुआ है वो, एक हमारे पास ये देखो, जो ये हमारे पास गर्डल है ना, उसके अंदर बहुत सारे इस तरह से एग हमारे पास फंसे होंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो ऊथिका, इसको हम ऊथिका कहेंगे आगे, इसको अभी तो नहीं कहेंगे, जब बाद में बन जाएगा तो इसको कहेंगे, अभी इसको गर्डल ही हम कहेंगे। ठीक है, तो गर्डल के अंदर हमने क्या देखा, यहाँ पर मेल जेनिटल पोर से बहुत सारे हमारे पास एग जो है रिलीज हुए हैं। तो वो एग हमारे पास कहां पर है, एग हमारे पास इसके अंदर है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, स्पर्मेथिका के अंदर, ऊपर हमने देखा यहाँ पर स्पर्म है हमारे पास जो स्टोर होके बैठे हैं। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर इस फीमेल जेनिटल पोर ने बाहर क्या किया, स्पर्म जो एग थे हमारे पास उसको रिलीज कर दिया यहाँ से। ठीक है, वो एग रिलीज होके कहाँ घुस गए हैं, गर्डल के अंदर घुस गए हैं, मतलब गर्डल के साथ ही चिपके हुए हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, गर्डल मूव करेगी, ये पूरा का पूरा सिस्टम मूव नहीं करेगा, जो गर्डल मैं कह रहा हूँ गर्डल मूव करेगी। और मैंने कहा कि जो एग था वो क्या हो गया, वो बाहर निकल चुके हैं। कहाँ चिपके हैं अब वो, गर्डल के साथ चिपके, क्योंकि वो बाहर निकले हुए थे तो बाहर चिपकेंगे ना गर्डल के साथ। तो गर्डल क्या करेगा, मूव करेगा। अब देखो ये गर्डल मूव कर रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है, मतलब खिसक रहा है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है। अब जब ये गर्डल मूव करेगा इस तरह से, ठीक है, मैंने आपको कहा कि जो 14, 15, 16 जो मैं गर्डल बोल रहा हूँ ना, ये क्या है, ये आउटर कवरिंग है, ये एक कवर है, सिर्फ कवर मूव कर रही है, अंदर के सेगमेंट मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर देखो, जैसे ये खिसकते खिसकते, ये वाला जो आउटर कवरिंग थी, ये खिसकते खिसकते, मतलब ये गर्डल थी वो खिसकते खिसकते कहाँ पहुंच गई, 6th, 7th, 8th रीजन में। 6th, 7th, 8th, 9th कहीं भी पहुंच सकती है। अब हमने देखा था स्पर्म कहाँ पर स्टोर हुए थे, स्पर्म कहाँ पर स्टोर हुए थे, स्पर्म स्पर्मेथिका के अंदर स्टोर हुए थे, जैसा कि मैंने आपको कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, एग तो हमारे पास यहाँ पर पहले से ही था। 14, 15, 16 में जब हमारे पास गर्डल बनी तो हमारे पास एग तो यहीं पर रिलीज हो गया था, एग तो इसके अंदर पहले से थे। जब ये आगे की मूव कर रहा है तो जब ये 6th, 7th या 8th सेगमेंट पे पहुंचेगा तो उसके अंदर जो स्पर्मेथिका के अंदर जो स्पर्म थे हमारे पास, वो भी कहाँ पर आ जाते हैं, वो आ जाते हैं इस गर्डल के अंदर। अब देखो एग तो पहले से ही हमारे पास इसके अंदर था, जब ये मूव कर रहा था तो वहां पर एग इसके अंदर रिलीज हो गए थे। तो जब ये 16, 17, 8th में जब ये खिसकते खिसकते यहाँ पहुंच गया ये गर्डल, तो इसके अंदर देखो जो स्पर्मेथिका थी हमारे पास, जिसके अंदर स्पर्म थे, वो भी किसके अंदर रिलीज हो गए, वो भी इस गर्डल के अंदर रिलीज हो गए।
ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इस गर्डल के अंदर अब क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। इस गर्डल के अंदर अब हमारे पास एग भी है, इस गर्डल के पास स्पर्म भी है एंड एग भी है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब ये गर्डल रुकती नहीं है, गर्डल जाती जाएगी, आगे की ओर चलता जाएगा ये गर्डल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे ही आगे यहाँ पहुंचा, यहाँ पर अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एग और स्पर्म का, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, अभी फर्टिलाइजेशन होगा नहीं होगा, सॉरी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अभी बस एग और स्पर्म मिले हैं, फर्टिलाइजेशन बाद में होगा इसका, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, ये गर्डल मूव कर रहा है, अब ये गर्डल मूव करते करते यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से मूव करते करते यहाँ पहुंचेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये गर्डल जो है बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल गया तो ये निकल गया बाहर, देखो यहाँ पर ये बाहर निकल गया, ये हमारे पास बाहर निकल गया। जैसे ही हमारे पास बाहर निकल गया तो अब यहाँ पर देखो इसके अंदर बहुत सारे एग होते हैं, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एग होते हैं। अब ये सारे के सारे एग जो है वो सारे के सारे फर्टिलाइज नहीं होते, जैसे कि आप ह्यूमन बीइंग के अंदर ही देखते हो, ठीक है, जैसा कि आप ह्यूमन बीइंग के अंदर ही देखते हो कि सिर्फ एक ही स्पर्म जो है एग के साथ जो है क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। तो उसमें भी ऐसा ही होता है, हालांकि इसके अंदर बहुत सारे एग होते हैं लेकिन एग एक ही फर्टिलाइज होता है, ठीक है, एक ही एग हमारे पास फर्टिलाइज होता है। इसको हम कहते हैं ऊथिका भी, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ऊथिका हम इसको कहेंगे, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ऊथिका कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊथिका हो गया। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसके अंदर बहुत सारे एग होंगे, लेकिन बहुत सारे एग भी क्या होंगे, उनमें से एक ही फर्टिलाइज होगा, और एक फर्टिलाइज एग बाद में क्या करेगा, एक फर्टिलाइज्ड एग जो है बाद में जाके इसके अंदर क्या करेगा, इसके अंदर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फिर से बनाएगा, ठीक है। सो आप इसका पहले मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो यहां पर देखो मैंने आपको पहले ही कहा क्या क्या हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, जो हमारे पास कंप्लीट हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है अर्थवर्म का, वो हम डिस्कस कर लिया। किस तरह से इसके अंदर जो है ऊथिका फॉर्मेशन होता है, किस तरह से इसके अंदर कुकून फॉर्मेशन होता है, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। कॉप्यूलेशन का प्रोसेस कैसे होता है जो हमारे पास अर्थवर्म है, वो भी हमने देख लिया, ठीक है। और एक बात मैंने आपको पहले ही कहा, अगर आपको पेपर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो क्या करना है आपने, पहले तो इसको डायग्राम को बनाना है, उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास आ गया कि अर्थवर्म का आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब करें आप, तो पहले आपको ये बनाना होता है और साथ में उसके बाद आपको ये लिखना है, ये लिखना है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लिखना है, जो ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 करके 1 2 3 4 करके तो लिखना है, लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़ना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस लिख लिया हो गया, ऐसा नहीं करना, टेस्टिस लिखा उसके बाद इसके बारे में 2 3 लाइनें लिखो, ठीक है, उसके बाद टेस्टिस सैक उसके बारे में एक 2 लाइनें लिखो। लिखना क्या है इसमें, लिखना कुछ भी नहीं है, मतलब जो आपको दिख रहा है वहां वही लिखना है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम आया है और आपने सिर्फ और सिर्फ डायग्राम वहां पर बनाया। सो ये था कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर कि हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, अर्थवर्म के अंदर किस तरह से होता है। सो अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जोलॉजी की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ बेल का आइकॉन है आप उसको भी दबा सकते हो। बेल का आइकॉन दबाने से होता ये है कि अगर मैं कोई भी वीडियो आगे नेक्स्ट अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जो है आ जाती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास अर्थवर्म होता है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, एक एक करके हम जो है बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। एक और बात मैं और आपको बता दूं, ये वाला जो हमारे पास पूरा का पूरा मैंने लेक्चर आपका लिया, ये वाला जो आपका ये वाली जो वीडियो है, मतलब जो अर्थवर्म वाला पोर्शन है, हमारे पास बीएससी फर्स्ट ईयर जोलॉजी के पेपर नंबर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।